हेलो। आज हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं, उसका परिचय से शुरू करेंगे आज। तुम लोग इतिहास के शब्द के बारे में तो जानते ही होंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? क्या है इतिहास? यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे जीवन का इतिहास क्या है, तो तुम अपने इतिहास शब्द से क्या तात्पर्य लगाओगे? बोलो जल्दी। पुरानी चीजों को जो मतलब याद किया जाता है उसे इतिहास कहते हैं, और क्या है। हाँ, तो पुरानी चीजें जो तुम्हारे जीवन में पीछे घटित हो चुकी हैं, यानी कि इतिहास का अर्थ हुआ जी जी। कि ऐसा ही हुआ था, अभी हुआ था, ये बीत गया। देखो, इतिहास का अर्थ है इतिहास। हम्म। इति मीन्स बीती, और हास मीन्स कहानियां जो हो चुकी है, वो संधि विच्छेद कर दो। ठीक है, तो जो बीत गया वो इतिहास है। तो उसी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसा नहीं, ऐसा लोग मानते हैं कि भारतीयों में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही है। भारतवासी इतिहास लिखना नहीं जानते हैं। बहुत सारे पाश्चात्य जगत के आलोचकों ने आरोप लगाया है कि भारतवासियों में इतिहास लेखन की कला नहीं रही है। उनका इतिहास तो, उनकी संस्कृति तो बहुत पुरानी है, लेकिन उन्होंने अपने इतिहास को समेट कर नहीं रखा, कोई इतिहास नहीं लिखा। लेकिन हम यदि इस पाश्चात्य जगत की इस धारणा को हम गहराई से देखें, सूक्ष्मता से देखें, तो वह यह धारणा गलत साबित होती है। वेद को भले इतिहास न माना जाए, लेकिन क्या उसकी सूक्तियां इतिहास का काम नहीं करती हैं? क्या इतिहास केवल यह होता है कि पुस्तकों में सिलसिलेवार ढंग से कहानियों के रूप में राजाओं का वर्णन हो? क्या यही इतिहास है? बिल्कुल नहीं। इतिहास केवल इतिहास को इतने छोटे दायरे में नहीं लिया जाना चाहिए। इतिहास पुरातत्व में मिलता है, खुदाई में मिलता है, इतिहास कविताओं में मिलता है, इतिहास लोक गाथाओं में मिलता है। इतिहास के मिलने की जड़ें बहुत ही विस्तृत हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भारतवासियों को इतिहास का ज्ञान नहीं था। भारतवासियों ने अपनी ऐतिहासिक चेतना को कविताओं के रूप में प्रकट किया, महाकाव्यों के रूप में प्रकट किया, कहानियों के रूप में प्रकट किया, ताकि वह रोचक और मनोरंजक हो सके। उन्होंने सीधे सीधे गद्यात्मक रूप से न लिख करके मनोरंजक कथाओं का रूप देकर इतिहास लिखा। रामायण और महाभारत की कहानियां इसी श्रृंखला की कड़ियां हैं। यह भी इतिहास है, लेकिन लिखने का एक दूसरा ढंग, महाकाव्य के रूप में लेखन। वेद एक इतिहास है, लेकिन लिखने का एक दूसरा ढंग। तो यह जो पाश्चात्य जगत का आरोप है कि भारतवासियों को इतिहास का ज्ञान नहीं था, यह बिल्कुल ही सरासर गलत है। हम यदि इसका विश्लेषण करें तो हम इसकी सटीकता को सही नहीं पाएंगे, इसकी सच्चाई में कहीं कोई दम नहीं है। भारतवासियों को इतिहास का ज्ञान था। दूसरी बात कि हम यहाँ पर साहित्य का इतिहास दर्शन पढ़ने वाले हैं। आदिकाल आप लोग को पढ़ाएंगे हम, और आगे के भक्ति काल, रीति काल और सर लोग पढ़ाएंगे। लेकिन आदिकाल में जाने के पहले मैं आप लोग को साहित्य का इतिहास क्या है और साहित्य के इतिहास की परंपरा कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में हम बताएंगे। साहित्य का इतिहास बड़ा सुनने में अजीब लगता है कि देखिए, हर एक चीज का इतिहास होता है। इस पृथ्वी पर एक तृण से लेकर के, एक पौधे से लेकर के, आपके जीवन से लेकर के प्रत्येक चीज का इतिहास है। क्योंकि इतिहास नहीं यदि होता, उस चीज का इतिहास नहीं होता, तो उसका वर्तमान भी नहीं हो सकता। इतना मानिए, यदि किसी व्यक्ति का, किसी जीव का इतिहास नहीं है, तो उसका वर्तमान भी नहीं है। तो उसी तरह से यदि हिंदी साहित्य का वर्तमान है, तो इसका इतिहास भी है, और इसका इतिहास समृद्ध भी है। ये नहीं कह सकते कि हिंदी साहित्य का इतिहास समृद्ध नहीं है। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, आगे बढ़ा। हिंदी साहित्य इतिहास में यदि हम जाएंगे गहराई से, तो इस लिखित रूप से इतिहास को
जी गार्सद तौसी ने लिखा, ग्रियर्सन ने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, बहुत सारे राइटरों ने लिखा। लेकिन उसके पहले एक मध्य काल में भी, भक्ति काल में भी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा कविताओं के रूप में शुरू हुई थी। जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। इसमें क्या था, 84 वैष्णव भक्तों का जीवन कविताओं में बद्ध किया गया था, पद्य में बद्ध किया गया था। फिर इसी तरह से 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई। उसमें क्या था, 252 वैष्णव भक्तों का जीवन जो है वो पद्यबद्ध किया गया। तो ये एक छोटा सा इतिहास लिखने का क्रमिक प्रयास हुआ भक्ति काल में। इस तरह से हिंदी साहित्य में इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। ओके मैम। हेलो, हाँ बाबू, हाँ रुको रुको, थोड़ा लाइट चली गई थी, ऑन करने गए थे। हेलो, यस मैम। हाँ, तो हम यहाँ बता रहे थे कि हमारे हिंदी साहित्य में इतिहास जो लिखने की परंपरा है वह भक्ति काल में ही शुरू हो गई थी। तो जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णव, भक्तमाल में लिखा गया, कवि माला लिखा गया। इस तरह से लिखने का एक शुरुआत मात्र हुआ। लेकिन ये सब जो ग्रंथ लिखे गए उसमें कालक्रम, सन, संवत ये सब नहीं दिए गए, इसलिए इसे इतिहास नहीं माना जाएगा। लेकिन ये इतिहास नहीं, तो इतिहास भले न माना जाए, लेकिन इतिहास लिखने की परंपरा का एक जो अवलोकन कराता है वह ये ग्रंथ जरूर करा रहे हैं। इसके बाद प्रथम प्रयास, इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान के द्वारा हुआ हिंदी साहित्य में। देखिए, हिंदी साहित्य को केवल यहाँ के विद्वानों ने ही समृद्ध नहीं किया है, अपितु विश्व के कोने कोने से जो लोग जिज्ञासु थे, संस्कृत के जिज्ञासु थे, हिंदी के जिज्ञासु थे, वो सारे विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य को मजबूत किया है। तो हिंदी साहित्य लेखन का, इतिहास लेखन का पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सद तौसी के द्वारा किया गया। इन्होंने फ्रेंच में एक ग्रंथ लिखा, इस्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। आप इस नाम को ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, या फिर आप डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास ले लीजिए, खरीद लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण किताब है इतिहास को समझने के लिए, इसमें ये सारी चीजें दी हुई रहेंगी। गार्सद तौसी की किताब का नाम है इस्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का जो विवरण है वह वर्ण के अनुसार दिया गया है, वर्ण क्रम के अनुसार। इसका प्रथम भाग 1839 में और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ। 2 भागों में इन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा। पहला भाग 1839 में और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ। इस तरह से गार्सद तौसी ने पहली बार इतिहास लेखन की परंपरा लिखने की शुरुआत की। वर्ण क्रम के अनुसार कवियों का परिचय इसमें मिलता है। इसके बाद दूसरा लेखन का प्रयास हुआ, फिर दूसरा इतिहास लेखन का प्रयास हुआ शिव सिंह सेंगर के द्वारा। इन्होंने 1883 में शिव सिंह सरोज करके एक ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इसमें कवियों के जन्म काल, रचना काल, इसका भी संकेत दिया गया। क्योंकि ये सब जो इतिहास लिखे गए,
तो वो क्रमिक ढंग से अब एक सटीक इतिहास लेखन की तरफ जा रहे थे। भले इन इतिहास लेखन की ग्रंथों की परंपराओं में बहुत सारी त्रुटियां थी, लेकिन फिर भी अब मानसिकता हमारे विद्वानों की एक व्यापक धरातल पर क्रमिक रूप से अग्रसर हो रही थी। इन दोनों के बाद गारसाद तौसी और सिंह सिंह सेंगर के बाद एक और महत्वपूर्ण विद्वान आए, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रयास किया और उनका सटीक भी माना जाता है, काफी प्रमाणिक भी माना जाता है। वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में एक लिखा किताब द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये हिंदी साहित्य का वस्तुतः सच्चे अर्थ में पहला इतिहास माना जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब, इसमें इन्होंने अपनी पद्धति से कालक्रम से सामग्रियों को इकट्ठा करके और उसका बंटवारा करके इतिहास लिखने का प्रयास किया। इस तरह से हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की एक क्रमिक परंपरा चली और ये भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ही मानते हैं। देखिए, एक विदेशी विद्वान के द्वारा हमारे साहित्य का कितना सटीक मूल्यांकन हुआ। उस विद्वान ने क्या कहा कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वह स्वर्ण युग है, और बाद में इस पे सारे विद्वानों ने मुहर लगा दी। एक दूसरे देश से आए हुए विद्वान ने भारतीय परंपरा को देखा, परखा, समझा। यहाँ पर जिया नहीं वो, लेकिन सिर्फ देखकर और परख कर ही वह जान गया कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। और उन्होंने ही, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। बाद में इस पर सारे आलोचकों ने मुहर लगा दी कि हाँ, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधु के द्वारा, मिश्र बंधु 3 भाई थे, इन तीनों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद नाम से 4 भाग में एक किताब का प्रकाशन किया, जिसमें हेलो, हाँ आ रहे हैं, फोन लाने गए हैं। अच्छा, आप लोग को मेरी आवाज जा रही है ना? जी मैम। हाँ, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। हम सिर्फ क्लास नहीं लेंगे, पूछेंगे भी। हम बताए थे कि सबसे पहले इतिहास लेखन में 252 भक्ति काल में एक छुटपुट तरीके से इतिहास लेखन जैसा कुछ प्रयास हुआ था। 252 की वैष्णवन की वार्ता, 284 वैष्णवन की वार्ता, भक्त काल, कवि माला, ये सब ग्रंथों के द्वारा। फिर इसके बाद गारसाद तौसी ने प्रयास किया, फिर शिव सिंह सेंगर ने प्रयास किया, फिर इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रयास किया, फिर इसके बाद मिश्र बंधुओं ने प्रयास किया। अब मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से इतिहास लेखन का काम किया, जिसके 3 भाग, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ और चौथा 1934 में प्रकाशित हुआ। आप लोग क्लास लेते समय, जब हम क्लास ले रहे हो, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जहाँ बोल रहे हो कुछ जानकारी वाली बात, उसे नोट करते जाइए। जी मैम। हाँ, तो इसलिए अभी अभी हम जो सारे लेखकों का नाम बता रहे हैं कि किन किन ने इतिहास लिखने का प्रयास किया और उनकी कौन कौन सी किताबें हैं, कब कब प्रकाशित हुई हैं, ये भी हम बताते जा रहे हैं। इसे आप क्रम से नोट करते जाइएगा, क्योंकि आगे आप लोग को काम देगा। तो मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद लिखा, इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है और उन्होंने इसमें 8 से भी अधिक कालखंड में इसे विभाजित किया है। सबसे बड़ी बात है मिश्र बंधुओं की कि इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया है। भले ही इनका काल विभाजन सटीक न माना जाए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी काल विभाजन का प्रयास किया था, भले ही उनका काल विभाजन सटीक न माना जाए, लेकिन फिर भी इन बड़े बड़े विद्वानों ने प्रयास किया कि हिंदी साहित्य को एक सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया जाए इतिहास लेखन के द्वारा। तो यह हमारे विद्वानों की सोच का परिणाम है कि आज हम हिंदी साहित्य को बड़े व्यवस्थित रूप में पढ़ रहे हैं। हम हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित करके पढ़ रहे हैं
और उसको उसकी प्रवृत्तियों के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और अब आधुनिक काल। देखिए, इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आगे आता है, देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रसिद्ध और सबसे सटीक इतिहास लेखन का कार्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से विभाजित किया और इसे 4 भागों में 4 कालों में विभाजित किया, और जिसपे लगभग सारे आलोचकों ने मुहर लगाई है। 900 वर्ष के इतिहास को, हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 स्पष्ट काल में इन्होंने बांट दिया: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल या गद्य काल। ठीक है। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल भी माना। ठीक है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल माना। 700 से लेकर के 1050 ईस्वी आदिकाल। अब आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल नहीं कहा था। आप देखिए, कंफ्यूज मत करिएगा। आदिकाल आप लोग को पढ़ाना है, इसलिए हम आदिकाल बार बार बोल रहे हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था अपने दृष्टिकोण से, हाँ, वो उन्होंने नाम दिया था वीर गाथा काल, दूसरा नाम दिया था भक्ति काल, तीसरा नाम दिया था श्रृंगार काल या रीत काल, और चौथा नाम दिया था उन्होंने आधुनिक काल या गद्य काल। ये रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन किया था। ठीक है। और इस तरह से आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था। और वीर गाथा काल क्यों कहा था, इसके पीछे भी कुछ तथ्य है। जैसे कि उन्होंने 12 किताबों का चयन किया था, जिसमें कि वीर गाथात्मक रचनाएं हुई थी उस समय के दौर में। इसलिए उन्होंने इन किताबों के आधार पर इसका नाम वीर गाथा काल रख दिया। लेकिन बाद में इसे बहुत सारे रूप में इसे कई विद्वानों ने बोला प्रारंभिक काल। फिर सबसे सटीक जो इसका नाम माना गया वह आदिकाल माना गया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। हम ये बाद में बताएंगे कि आदिकाल को आदिकाल ही मानना या कहना क्यों सबसे उचित माना गया। आदिकाल को अन्य नामों से क्यों नहीं संबोधित करना सबसे ज्यादा उचित माना गया। जैसे इसे वीर गाथा काल भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया। माना गया, लेकिन बहुत इसमें सच्चाई नहीं मानी गई। क्यों? ये सब हम उसके नामकरण का जब हम चर्चा करेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी हमने सिर्फ यह बता रहे हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में किन किन आलोचकों ने, किन किन विद्वानों ने साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल, फिर भक्ति काल माना क्योंकि उसमें भक्ति की ज्यादा प्रधानता थी। फिर श्रृंगार काल, जिसमें कि श्रृंगारिक प्रवृत्तियों की ज्यादा प्रधानता हो गई। और आधुनिक काल में गद्य भी लिखा जाने लगा, इसे गद्य काल नाम दिया गया। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास लिखने का प्रयास किया। इनका तीन भाग में है, 3 तरह का इनका रचना इतिहास संबंधी प्रकाशित हुआ। पहला, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 2 इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रकाशित हुआ। और एक और है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास से संबंधित। इसके बाद एक और महान आलोचक ने साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। और इन्होंने बहुत सारे ढंग से, अपने ढंग से बहुत सारे विद्वानों ने बाद में जाकर के इतिहास लेखन का प्रयास किया। इसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के संपादन में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित हुआ। इस तरह से जब इतिहास लिखने की परंपरा फिर चल पड़ी, बहुत सारे लोगों ने इतिहास लिखा, अपने ढंग से नए तर्क दिए।
तो ये सब हमारे इस तरह से हमारे, लेकिन सबसे प्रमाणिक, सबसे व्यवस्थित और सबसे वैज्ञानिक तरीके से पहला इतिहास लिखने का सबसे जिसे प्रमाणिक माना गया वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें कि 4 भागों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है। अब आप लोग समझ गए हिंदी साहित्य के इतिहास को यस कैसे मैम। कैसे बटा, किन किन विद्वानों ने बांटने का प्रयास किया, समझ गए ना? हेलो यस मैम। हेलो यस मैम। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विभाजन किया था, उनकी एक और विशेषता है कि उन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया। 2 महत्वपूर्ण भाग में, जैसे सगुण भक्ति काल और निर्गुण भक्ति, 2 भाग में विभाजित कर दिया। इसके बाद कहा कि सगुण भक्ति में भी 2 धारा बही, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, और निर्गुण भक्ति धारा में 2 धारा बही, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। फिर उन 4 भागों में जो बटा, उसके भी जो प्रतिनिधि कवि हैं उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। जैसे कि निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 भागों में बांटा रामचंद्र शुक्ल ने। ज्ञानाश्रयी धारा के मतलब कि प्रतिनिधि कवि कबीर को बनाया और प्रेमाश्रयी धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी को बनाया। उसी तरह से सगुण भक्ति को इन्होंने 2 भागों में बांटा, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो राम भक्ति धारा को के जो प्रतिनिधि है वो तुलसीदास है और कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि सूरदास हैं। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने एक सटीक, एक वैज्ञानिक तरीके से हिंदी साहित्य को बांटने का प्रयास किया, और इस तरह से उनके बांटने के बाद ही हम हिंदी साहित्य को इतने व्यवस्थित तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हिंदी साहित्य को जो इन विद्वानों ने बांटा है, आदिकाल नाम देकर के, भक्ति काल नाम देकर के, रीतिकाल नाम देकर के, या फिर आधुनिक काल नाम देकर के, तो आदिकाल में केवल वीर गाथात्मक ही रचनाएं हुई, भक्ति काल में केवल भक्ति परक ही रचनाएं हुई, ऐसा नहीं है। रीतिकाल में केवल श्रृंगारिक ही रचनाएं हुई, ऐसा भी नहीं है। सारे युग में एक मुख्य प्रवृत्ति की प्रधानता जरूर रही है। आदिकाल में ये हम मानते हैं कि वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की ज्यादा प्रधानता रही है, क्योंकि उस समय के सारे जो कवि थे वह दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि होने के नाते वह अपने राजभक्ति से बंधे रहते थे, जिसके कारण वह उस तरह की रचनाएं करते थे जिससे उनके राजा प्रसन्न रहे, और राजा के प्रसन्न रहने के कारण सिर्फ केवल और केवल राजाओं की वीरता का गुणगान करना ही उनका कर्तव्य बन गया था। इसलिए अधिकांशतः कविताएं वीर गाथात्मक इसीलिए मिलेंगी क्योंकि उस समय के रचनाकार दरबारी थे। आजकल के तरह नहीं थे कि स्वतंत्र लेखन भी कर रहे हैं और जाकर छपवा दिए, ऐसा नहीं था। उस समय के अधिकांशतः लेखक, अधिकांशतः रचनाकार, अधिकांशतः कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे और राजाओं का गुणगान करते थे, उनके गुणगान के रूप में उनका चरित्र गान करते थे, उनकी वीरता का झूठी सच्ची प्रशंसा करते थे, और इसी रूप में किताब लिखते थे। वो इस रूप में लिखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदिकाल में केवल और केवल भक्ति वीर गाथात्मक प्रवृत्तियों की ही रचना हुई। उस समय भी भक्ति परक रचनाएं हुई, जैसे कि उस समय नाथ और सिद्धों ने भक्ति परक रचनाएं लिखी। विद्यापति की पदावली उसी समय लिखी गई जिसमें कि कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन हुआ है। तो उस श्रृंगार का भी वर्णन हुआ। तो केवल और केवल एक युग में जरूरी नहीं है कि केवल एक प्रवृत्ति को लेकर ही रचना हुई। एक प्रवृत्ति भले मुख्य बनी रही लेकिन रचनाएं विविध तरीके से हुई। अब भक्ति काल में ये नहीं कहा जा सकता कि केवल और केवल भक्ति परक ही रचनाएं हुई, श्रृंगारिक रचनाएं नहीं हुई या फिर वीर गाथात्मक रचनाएं नहीं हुई, वही रचना हुई। रीति काल में भी केवल और केवल श्रृंगारिक रचनाएं नहीं हुई, उस समय भी वीर कथात्मक रचना हुई, उस समय भी भक्ति परक रचना हुई। और आधुनिक काल में तो मिश्रित रचनाएं हो रही हैं, सब तरह की रचनाएं हो रही हैं। और अब तो हिंदी साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तार पा चुका है, हर क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। डायरी लेखन हो रहा है, रिपोर्टाज हो रहा है, संस्मरण लिखे जा रहे हैं, रेखाचित्र हो रहे हैं, कितनी विधाएं विकसित हो गई हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में। इसीलिए आधुनिक काल को गद्य काल माना गया।
हमें तो लगता है कि आगे जाकर के इसे किसी और कोई और काल ना मान दिया जाए, बोलना दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से मीडिया का दौर शुरू हो रहा है तो इस मीडिया के दौर में कुछ और भी प्रवृत्तियां आ सकती है हिंदी साहित्य में। तो ये सब बातें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को विस्तृत रूप से देखने के लिए, कि हिंदी साहित्य को समझने के पल है, हिंदी साहित्य की गहराई में जाने के पल है। हमें जब तक से हम इसके इतिहास को नहीं समझेंगे कि कहाँ से यह शुरू हुआ और कैसे इतनी दूर तक आया, तब तक से हम इसकी अर्थवत्ता और इसकी व्यापकता को समझ नहीं पाएंगे। हिंदी खड़ी और शब्द एक बात ध्यान रखिएगा कि आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई वह खड़ी बोली में नहीं लिखी गई कि शुरुआत में ही खड़ी बोली में सारी रचनाएं लिखी जाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं था। अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। आदिकाल में जितनी रचनाएं हुई सब अपभ्रंश में हुई। विद्यापति चूंकि मिथिला के थे इसलिए उन्होंने मैथिली भाषा में विद्यापति की पदावली लिखी, लेकिन उन्होंने अपभ्रंश में भी कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की। तो इस तरह से केवल और केवल अपभ्रंश से शुरुआत हुआ, अपभ्रंश में रचनाएं हुई और फिर तब धीरे बाद में भक्ति काल में अवधी और ब्रज भाषा, ये दो भाषा की प्रधानता रही। भक्ति काल में, रीति काल में ब्रज भाषा की प्रधानता रही और फिर बाद में धीरे धीरे आधुनिक काल में खड़ी बोली का शुरुआत हुआ। एक बात और ध्यान रखिए, बड़े सूक्ष्म हम बात बता रहे हैं कि किसी भी, जैसे आधुनिक काल में खड़ी बोली आया, लेकिन खड़ी बोली आने के पहले इसका एक झलक हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सुदूर समय में ही पता चल गया था कि इस तरह की भी भाषा हिंदी साहित्य ग्रहण करेगी। उस समय जबकि अपभ्रंश में रचनाएं लिखी जा रही थी, उस समय जबकि मैथिली में रचनाएं लिखी जा रही थी, उस समय अमीर खुसरो जैसे विद्वान ने आधुनिक खड़ी बोली के समान रचना की। कुछ भले ही उन्होंने कुछ मुकरियों की ही रचना की, पहेलियों की ही रचना की, लेकिन उसको सुनने पर लगता है कि आज की खड़ी बोली जैसी है। जैसे कि उन्होंने एक पहेली लिखी थी, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह उस समय की भाषा थी जब 700 ईस्वी का काल चल रहा था, जब अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थी। उस समय इस तरह की भाषा लिखना यह संकेत देता है इस तरह की भाषा का बाद में प्रादुर्भाव होगा। यह देखने पर, पढ़ने पर ये पहेली लगती है कि आज की पहेली है, और इस पहेली का अर्थ हुआ कि यह आकाश हुआ, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, लेकिन मोती उससे एक न गिरे, आकाश है। तो ये अमीर खुसरो ने उस समय रचना की थी जब अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थी। ठीक है, यस मैम। तो ये सारी बातें हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आई हैं। अब हम अगले क्लास में आदिकाल पर चर्चा करेंगे कि आदिकाल में क्या क्या प्रवृत्तियां रही, क्यों नामकरण हुआ आदिकाल, ये सब बातों को अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि आप लोग अभी यदि किताब मिल जाए, यदि डॉक्टर राय के हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसको पढ़िए, और यदि नहीं मिलता है तो इंटरनेट से ही खोलिए, गूगल पर सर्च कीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास, यदि डालिएगा उसमें तो खुद हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजित करके वो दिखाने लगेगा, और उससे खुद इकट्ठा करके खोज कर सामग्री पढ़िए, ऐसे आपके दिमाग में क्लियर होगा। जब क्लास चलेगी ऑफलाइन तो फिर आप लोग को और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। अगला क्लास कल होगा मैम? कल लेंगे क्लास, कल फिर हम लेंगे। ओके मैम। हेलो।
हेलो।